और वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट में आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने होगी, क्योंकि टीवी पर पहली बार गाजा विध्वंस का सच होगा आपके सामने। और इसी सच को देखते हुए जो बड़ी खबरें हमारे पास हैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ। इस वक्त आपको बता दूं प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एनालिसिस के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि गाजा पर इजरायल के हमले कम नहीं हो रहे हैं और इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। इजरायल के निशाने पर गाजा के कुछ हॉस्पिटल हैं, और इजरायल ने अब किस तरीके से एरो इंटरसेप्टर का वीडियो जारी किया है वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। और ये तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने इजरायल के एरो इंटरसेप्टर की। और आज की बड़ी खबर है कि आईडीएफ के निशाने पर गाजा के हॉस्पिटल, जहां अल शिफा हॉस्पिटल की आईडीएफ ने घेरेबंदी की है। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के पास आईडीएफ के हमले को लेकर भी बड़ी खबरें आई हैं। तो जिस तरीके से अस्पतालों का घेराव किया जा रहा है, जाहिर सी बात है इस घेराव के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल इजरायल पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इजरायल अपनी तरफ से इन दावों को खारिज करते हुए साफ कह रहा है कि अस्पतालों पर निशाना इसलिए क्योंकि अस्पतालों को अपना सेफ ठिकाना बनाया हुआ था हमास ने, और इन ठिकानों में कैसे सुरंगों पर भी रास्ता निकल रहा था उसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले जब जारी की गई तो टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको वो तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब अस्पतालों पर हो रहे हमलों को लेकर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है, क्योंकि गाजा के हॉस्पिटल इजरायली सेना के आखिर निशाने पर क्यों है, यह अभी तक एक सबसे बड़ा सवाल था। और आईडीएफ गाजा के अस्पतालों को चुन चुनकर निशाना बना रही है, इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे थे, क्यों इजरायल की सेना हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रही है, उसी के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी अब आपके सामने। क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल, आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए अस्पताल के अंदर हमास के उस हेडक्वार्टर को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां ये गाजा पट्टी में लोकेशन सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल दरअसल हमास का हेडक्वार्टर है। अल कुद्स हॉस्पिटल सुरंग में जाने का सेफ रास्ता है, वहीं इंडोनेशियन हॉस्पिटल हमास का ठिकाना बना हुआ है। और यही वजह है कि ये वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनको निशाना अभी तक आईडीएफ की तरफ से बनाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर आईडीएफ की तरफ से क्या बात कही गई है, आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के नीचे हमास की कई सुरंगों को लेकर ये बड़े दावे किए गए हैं, और हॉस्पिटल के नीचे हथियारों का जखीरा बताया जा रहा है। आपको बता दें, हमास लड़ाके हॉस्पिटल से छिपकर यहां पर वार कर रहे थे, ये बात आईडीएफ कह रही है। यहां तक कि आम नागरिकों को तो मानव ढाल बना ही रहा है हमास, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग इलाज करा रहे थे उनको भी ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हॉस्पिटल में आम लोगों के भेष में ही हमास के लड़ाके भी छिपे रहे, आम लोगों के बीच रहते हुए किस तरीके से इन्होंने हमलों को अंजाम दिया है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ, ये दावे और पुख्ता हो जाते हैं जब बाकायदा ना सिर्फ वीडियो जारी कर ये सबूत दुनिया के सामने रख दिए गए कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग और उसी के साथ सुरंग के रास्ते, और अब तो ये भी साफ हो गया कि इन्हीं बिल्डिंग्स यानी हॉस्पिटल्स की आड़ में कैसे अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहां से ऑपरेट किया जा रहा था, और जो लोग इलाज करा रहे हैं उन्हीं के साथ आम लोगों के भेष में हमास के ये लड़ाके थे। देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है किसी के लिए भी और किसी आर्मी के लिए। यहाँ 14,000 लोग छिपे हैं सिर्फ हॉस्पिटल में, इलाज जो करा रहे हैं वो तो है ही, और इसके अगर बेसमेंट में अगर सुरंगें हैं तो वो अब तक होंगी, इसका क्या सबूत है? और अगर सचमुच बेसमेंट है और इसके अंदर वो छिपे हैं या उनका ऑपरेशंस है या उनका हेडक्वार्टर्स है, तो अब तक तो वो खाली करके भाग गए होंगे। लेकिन ये अस्पतालों को एक टारगेट बनाना किसी भी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट मेजर होता है। और जितने भी आप कन्वेंशन देखें, जिनेवा कन्वेंशन देखें, हेग कन्वेंशन देखें, उसमें यह कहा गया है एक तो आप सिविलियन ठिकानों पर अटैक नहीं करेंगे, दूसरे अगर आप हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं तो उसके लिए नोटिस देंगे। और ये नोटिस, और इसके पहले भी हमने देखा है अल शिफा के पार्किंग में जो भी जिस तरह से भी वो रॉकेट गिरा, उसके बाद पूरी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल गई। प्रेसिडेंट बाइडेन को जाना था जॉर्डन, वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने अपना इनविटेशन विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह सिविलियन टारगेट्स पर, खासकर हॉस्पिटल्स को टारगेट बनाकर
अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ छिपे हैं तो ये सचमुच एक हैरत करने वाली बात है। लेकिन सुरभि, मैं इतना जरूर बता दूं कि यहाँ जो भी हो रहा है वो वॉर के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट लॉसेस की बात करता है वॉर, और प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वॉर जिसे हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उसमें भी ये नहीं आता कि किसी भी तरह आप सिविलियन ठिकानों को हमला का निशाना बनाएंगे। और WHO ने तो खासकर ये बड़े स्पष्ट शब्दों आपने WHO का नाम लिया, इसीलिए ये खबर दिखाने से पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती थी, क्योंकि इसको लेकर ये बड़ी चिंता WHO ने भी जाहिर की है। अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर ही WHO का ये बयान, यही अगली बड़ी खबर है। जहां अस्पताल के रूप में काम नहीं कर रहा अल शिफा, ये बात कही गई। और WHO ने बच्चों की मौत की आशंका को लेकर तो चिंता जाहिर की है। WHO की इजराइल से हमले रोकने की भी अपील को लेकर बड़ी खबर आज सामने आई है। इसलिए अब इजराइल हमास युद्ध को जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, इजराइल की सेना गाजा पर लगातार बॉम्ब बरसा रही है। इजरायली हमलों में गाजा के अस्पतालों को भी ज्यादातर नुकसान पहुंचा है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अभी तक जो डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन सामने आती है और या कहें कि अनुमान है, उसके मुताबिक 137 अस्पतालों पर हमले हो चुके हैं, 20 अस्पताल बंद हैं, यहां तक कि 49 मेडिकल सेंटर्स भी हमलों में तबाह हो चुके हैं और 53 एम्बुलेंस नष्ट हो चुकी हैं। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि 521 लोग अस्पताल में हुए हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। शैलेंद्र सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्राइसिस की भी बात करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन सिचुएशंस की बात करते हैं, तो ये फैक्ट्स कुछ ऐसे दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं जो वॉर में कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब आप बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो सभी ह्यूमंस के लिए बराबर होने चाहिए। कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। 6 तारीख को इनमें से कोई भी अटैक इजराइल ने नहीं किया था। 7 तारीख की ह्यूमैनिटेरियन को रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, तो अब वो इन ह्यूमैनिटेरियन हो गई। साइड मत लीजिएगा, बिल्कुल दुख की बात है, मेरे लिए अपने लिए दुख की बात है। 4000 बच्चे निहत्ते मर गए, कल और परसों में 3 टॉडलर्स मर गए, कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई। लेकिन 7 तारीख को जो 40 बच्चे मरे वो कम थे, 4000 ज़्यादा थे। ये अगर ह्यूमैनिटेरियन है, देन आई डोंट बिलीव इन दिस ह्यूमैनिटेरियन। एक बच्चा भी अगर मरता है वो मेरा बच्चा है, इंसानियत का बच्चा है, इंसान का बच्चा है। किसने कहा ये वॉर है? ये वॉर आप लोगों ने क्रिएट करी हुई है। इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। या इस टेररिज्म को आप ओन अप कर लीजिए कि यस, जब आती है बात ओन अप की तो नसरुल्लाह साहब बोल देता है वहां जाकर अपने रैली में कि हमारा ईरान से कोई संबंध नहीं है, हम कोई उनसे ऑर्डर नहीं लेते। कौन सा एक कंट्री है जो ये बोल रहा है कि हमास टेररिज्म में है या नहीं है? मुझे नहीं पता। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए है, हमारे इस्लाम के लिए है, हमारे मुस्लिम के लिए है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, मैं इसको वॉर ट्रीट करने को तैयार हूं। इट इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। सीधी सीधी बात। आप बात करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मॉस्क को भी नहीं करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी नहीं करना चाहिए, किंडरगार्टन स्कूल को भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोग यहां बैठे हुए क्यों? मेरे ऊपर जब आप फायर आ रहा है, मैं इजरायली हूं, मैं फौजी हूं, मैं यहूदी हूं, इस समय मेरे ऊपर फायर कहां से आ रहा है? अल शिफा हॉस्पिटल से अगर मेरे ऊपर फायर आ रहा है, अब आप बता दीजिए क्या यह ह्यूमैनिटेरियन फायर है? और अगर आपका यह ह्यूमैनिटेरियन फायर है तो मैं बड़ी ह्यूमैनिटेरियन काम करूंगा कि उस जगह जहां से फायर आ रहा है उसे रोकना मेरा फर्ज है, नहीं तो ये और लोगों को मारेगा और ज्यादा लोग मरेंगे। और यही दावे ह्यूमन शील्ड क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये भी साफ तौर पर बार बार अब दुनिया के सामने सबूत के तौर पर रखा जा रहा है कि ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि स्कूल और धार्मिक स्थल, इनको भी इस्तेमाल किया गया है अटैक्स को अंजाम देने के लिए। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी आज की एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि गाजा में अब आईडीएफ ने कई अपने टैंकों की संख्या घटा दी है। हमास के एंटी टैंक रॉकेट से आईडीएफ के टैंकों को नुकसान को लेकर यह खबर है। आपको बता दें, मरकावा टैंक पर भारी पड़ रहा है अल यासीन रॉकेट, और ईरानी मीडिया इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है। आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि ईरानी मीडिया जिस लिहाज से ये खबर सामने रख रही है, दावे तो ये कर रही है कि गाजा में तैनात आईडीएफ के टैंकों को लेकर ये दावा साफ तौर पर किया जा रहा है कि कैसे टैंकों की संख्या ही अब घटा दी गई है। और इसकी वजह क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ईरानी मीडिया इस खबर में दावा ये कर रही है कि हमास के एंटी टैंक रॉकेट से आईडीएफ के टैंकों को नुकसान पहुंचा है और मरकवा टैंकों पर भारी पड़ रहा है अल यासीन रॉकेट।
अब ये कुछ फिगर्स आपके सामने रखती हूं तारीख के साथ, क्योंकि इसको लेकर ईरानी मीडिया दावा क्या कर रही है। टैंक 3 नवंबर, तारीख आपको बता दूं 3 नवंबर, जबकि टैंक की संख्या बताई जा रही थी 383। और अल यासीन से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खतरा बढ़ता गया टैंक पर, इसलिए 3 नवंबर को जो टैंकों की संख्या 383 थी वो 8 नवंबर को घटकर 295 बताई जा रही है। तो जिस लिहाज से ये दावे किए जा रहे हैं उस पर चर्चा से पहले हमास के अल यासीन रॉकेट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रॉकेट इतने खतरनाक क्यों है, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से लैस बताए जाते हैं और हल्का होने की वजह से इन्हें चलाना भी बहुत आसान होता है। हालांकि शैलेंद्र सर, मुझे लगता है इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको रखकर, कंधे पर रखकर गोले दागे जाते हैं, इजरायली टैंक के खिलाफ इसे जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये मैसेजिंग जरूर इस वक्त दी जा रही है शैलेंद्र सर, लेकिन युद्ध में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, ईरान बैक सपोर्ट की तो बात करते ही आए हैं हम, ये उसका एक और सबूत। ये कहना कि कोई टैंक अटैकेबल होगा ही नहीं तो मैं शायद झूठ बोल दूंगा। ओके। ये नहीं, मरकबा टैंक अपने में स्टेट ऑफ आर्ट है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कुछ हद तक रॉकेट और ग्रेनेड्स की मार सह सकता है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन कमजोरी एक हर टैंक में होती है, जो ऊपर का टरट होता है जिसमें आपकी गन पूरे तरफ घूमती है और नीचे जो बॉडी होती है, अगर इसके ऊपर कुछ आके लगेगा तो वो रिएक्टिव आर्मर, कौन कौन से जो आर्मर है वो उसको बचा लेंगे। अगर उसके जो नीचे ट्रेल है अगर उस पर लगना होगा तो वहाँ अपने स्कर्ट्स लगा रखी हैं, इसलिए बच जाएगा। लेकिन टरट और बॉडी के बीच की जो जगह है दैट इज द मोस्ट वनरेबल। और अगर कोई आरपीजी, कोई रॉकेट लॉन्चर से शोल्डर फायर्ड वाला अगर करता है और अगर किसी सेकंड के लिए वो उस जगह आकर लगेगा तो वो जरूर किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ गई बात, एक टैंक के ऊपर अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो आर्मर्ड ब्रिगेड और आर्मर्ड डिव का जो जीओसी है वो अपने सारे टैंक छोड़ के वापस कर लेगा? देखिए, वॉर में मेरे लेवल पर भी, एक स्क्वाड्रन और एक कॉम्बैट ग्रुप के लेवल पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 7 टैंक डिस्ट्रॉय होना डजंट मीन कि आपने मेरा गला काट दिया। मैं आपको बड़े समझदारी से बता रहा हूं, कैजुअलिटी एक्सेप्ट करना फौज का सिखलाई है, फर्ज है, रियलिटी है, और हम इस रियलिटी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे कि 1 ऑड टैंक जरूर किल हो पाएगा। ऐसा कोई नहीं तरीका है कि कोई भी नहीं होगा। आ गई बात कि टैंक कम किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब बिल्टअप एरिया स्टार्ट हो गया है, हर जगह टैंक नहीं जा सकता। यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सड़कें संकरी हो रही हैं। आप गाजा पट्टी के कुछ सड़क देखिए अंदर, उसमें कार नहीं चल सकती, लोग पैदल ही चलते हैं। सो ऐसे जगहों पर टैंक लगाने का फायदा क्या है? आप अपने आप को और ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। समझदारी इसमें होती है कि टैंक को ओपन एरिया, रूरल एरिया, जैसे फेंस पार करने के बाद आप जब गाजा पट्टी में आए आपने दबा के टैंक इस्तेमाल किए, उससे पहले आपने एयरफोर्स इस्तेमाल करी। अब बारी है पैदल सैनिकों का, जो छोटी गाड़ियों में अंदर जाएंगे, पैदल जाएंगे। इसलिए टैंक कम हो रहे हैं, ना कि इसलिए कि आपका एक टैंक गिर गया, मर गया तो आपके लिए पूरी की पूरी आर्मर डिवीजन मर गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन दावे बहुत किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां हमास के हमले पर भी अब बड़े दावे हुए हैं। और इसके बाद में विपिन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो दावे अब इस हमले को लेकर किए जा रहे हैं उसकी हकीकत जानना जरूरी है कि लंबी लड़ाई की तैयारी करके कैसे ये लड़ाके आए थे और लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। रिपोर्ट के जरिए ये बड़े खुलासे, ज्यादा से ज्यादा बंधक लेकर इन्हें लौटना था। अब इसी प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा आपके सामने, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले की इजराइल में जिस तरीके से जांच चल रही है, जांच में अभी तक क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। और उसके बाद विपिन के रुख करूंगी, जो लगातार फ्रंट लाइन के हालात को देखते हुए हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। और जिस तरीके से अभी इस रिपोर्ट में हमलों को लेकर दावा किया जा रहा है, उसमें पहला दावा है कि कैसे 30 जगहों पर बॉर्डर तोड़कर ये लड़ाके हमले को अंजाम देने के लिए अंदर घुसे। दूसरा खुलासा हुआ है 22 इजरायली गांव इनके टारगेट पर थे। तीसरा खुलासा हुआ है 24
24 किलोमीटर तक अंदर जाने की इनकी ये पूरी प्लानिंग थी। हालांकि जिस तरीके से अभी खुलासे हो रहे हैं, ये जानना और समझना जरूरी है कि इजराइल की तरफ से हो रही जांच को देखते हुए क्या बड़ी बातें इसमें सामने आ रही है। क्विक रिएक्शन विपिन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल इस हमले को लेकर सवालों के घेरे में भी आया और उसके बाद हो रही जांच के बाद भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप तो उन इलाकों तक पहुंचे थे विपिन जहां पर फेंसिंग तोड़ते हुए इन हमलों के जरिए शामिल हुए हमास के लड़ाके। जी बिल्कुल, इस समय जो हालात बन रहे हैं उसमें तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, शिफा अस्पताल को लेकर अलग आरोप लग रहे हैं, हमलों को लेकर अलग आरोप लग रहे हैं, बच्चों पर हमलों को लेकर अलग आरोप लग रहे हैं और यहां तक कि जो फ्यूल सप्लाई है उसको लेकर भी अलग आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी तरह की यहां पर कहानियां हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि मानवता तार तार हो रही है दोनों तरफ से आज की तारीख में। बेशक पहले युद्ध जो है वो हमास की तरफ से छिड़ा गया, लेकिन आज की तारीख पे इजराइल कुछ भी टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। इजराइल का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, हमास के लड़ाकों को खत्म करना। यही वजह है कि चाहे मैं समंदर के किनारे मौजूद हूं, चाहे जब मैं फेंसिंग के किनारे गया, जब मैं बॉर्डर्स के किनारे गया, हर किनारे पर मैंने वो तत्परता देखी है, मैंने वो जल्दबाजी देखी है और मैंने वो ऑपरेशन देखा है जो ये बता रही है कि इजराइल बुरी तरह से आहत हुआ है और इजराइल का एजेंडा, मोटिव सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमास के लड़ाकों का खात्मा ना हो जाए। उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ गाजा से लगभग समाप्ति हो चुकी है और पूरी युद्ध अब गाजा सिटी में आके सेंट्रिक हो चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट में दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम देने के लिए हमास के लड़ाकों ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। उनके पास बेहद घातक हथियार थे जिन्हें चलाने की उन्हें बाकायदा खास ट्रेनिंग भी दी गई। किस तरीके से बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के आधार पर हो रहे हैं उसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले जानिए क्या ट्रेनिंग लेकर ये हमास लड़ाके आए थे। AK-47 राइफल को लेकर दावे किए जा रहे हैं, विदेशी ग्रेनेड लॉन्चर चलाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, हैंड गन फायरिंग, साथ ही बिल्डिंग में किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देना है उसको लेकर भी बाकायदा प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी गई। अंडरग्राउंड एनकाउंटर, निगरानी सिस्टम, और ये प्रोफेसर अमिताभ दावे तो पहले दिन से किए जा रहे हैं जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया कि ये सब कुछ प्री प्लान था। और उसके बाद तो हमास ने आकर खुलकर यह खुलासा कर दिया कि इस बार जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है इजराइल ने ये सोचा भी नहीं होगा। और अब दावा तो यह भी कि हमारी लंबी लड़ाई करने की यह तैयारी है। देखिए, हमास ने जो भी किया वो एक प्री प्लान तरीके से किया। 2007 से वो पूरी तरह गजा पट्टी के ऑक्यूपेशन में थे। इसके पहले भी उन्होंने 4 ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ की हैं जो इंतिफादा कहते हैं। उसके अलावा जो उनकी तैयारी थी उसको देख के सुरभि कभी भी ये नहीं लगता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, इजराइल गवर्नमेंट को ये पता नहीं होगा, मोसाद को पता नहीं होगा, शिन बेत को पता नहीं होगा। ये ब्राज़ील में जाके साइनागोग पे अटैक करने वालों को के बारे में पता कर लेते हैं, अपने गजा पट्टी जो इनके कब्जे में है उनको पता नहीं कर पाए। तो देखिए, ये दोनों तरफ से प्लानिंग थी और किसकी प्लानिंग सक्सीड की है, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि किस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो कतर इनको सपोर्ट कर रहा है हम चाहते हैं वो करता रहे, एक समय आएगा जब हम उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमास तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमास के बाद क्या होगा? इसके पहले भी हमने अमेरिका में देखा है कि उन्होंने सद्दाम को ख़त्म कर दिया, उसकी सुन्नी फोर्सेज जो थी उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन जब वहाँ शिया जब पावर में आ गए तो आईसिस खड़ा हो गया। ये प्रॉब्लम इजराइल के लिए ख़त्म होने वाली नहीं है। और जिस तरह से अमेरिका ने उनको डिप्लोमेटिक और मिलिट्री शील्ड दिया है कि अंदर तुम देख लो बाहर हम देख लेंगे, उस तरह से ये वॉर जब आगे बढ़ेगा, जितना डिले होगा सुरभि, लोगों का पेशेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये बढ़ती जाएंगी। और जो अभी तक लोगों का सपोर्ट है पूरे दुनिया में, अमेरिका में, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। कोई भी 4000 बच्चों के अगर शव देखेगा या उनके बारे में सुनेगा तो कोई भी दर्दनाक जो स्थिति है उसको देखकर कोई खुश नहीं होगा, चाहे वो इजरायली ही हो। और अगर यही है तो आप देखिए ना, पिछले 2 साल से कितने अच्छे से आप यूक्रेन रशिया वॉर कवर कर रही हैं। उस 2 साल में यूएन के हिसाब से सिर्फ 9700 सिविलियंस मारे गए हैं। यहाँ अब तक 12000 सिविलियन मारे गए हैं, 4000 बच्चे मारे गए हैं। और ये एक प्रेसिडेंट होगा। हम सब आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी एक वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी एक कदम उठाने को कहता है कि अगर वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई
तो क्या करेगा, उसमें आईसीसी इसको नोट करेगा कि नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू, सर एनी वॉर इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यही होता है, क्योंकि आम सिविलियंस तो उसकी चपेट में आते ही हैं। और अब भी देख लीजिए किस तरीके से जो तथ्य दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऑन दी अदर नोट, मैं शैलेंद्र सर आपसे एक जवाब इस बात को लेकर समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर आईडीएफ ये दावा करता है कि गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने के साथ साथ नॉर्थ गाजा उसका सबसे पहला स्ट्रैटेजिकल मूव था ध्वस्त करते हुए हमास के उन ठिकानों को, क्या यह भी स्पेक्युलेट करना सही नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हमास अगर उस इलाके से ही, सिर्फ नॉर्थ गाजा से ही हट गया है या उसे हटाने में ये कामयाब हुए हैं, तो क्या कहीं और वो रिलोकेट नहीं हो गया इन्हीं आम ह्यूमंस और सिविलियंस की आड़ में? मैं किसी की भी इस बात पर एग्री जरूर हो जाऊंगा कि अगर आपने हमास को ख़त्म कर दिया गाज़ा पट्टी से, तो इजराइल की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि हमास और वो टेररिज्म हमास नहीं है, वो सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, ये एक सोच भी है। इस सोच को मार पाना अपने आप में इम्पॉसिबल होगा, ये मैं ज़रूर मानूंगा। लेकिन क्या मैं 8 तारीख को आईसीसी में जाना चाहिए था, मुझे यूएन में जाना चाहिए था, या करना क्या चाहिए था? देखिए, गलत जरूर लगता है, लेकिन सच्चाई से फेस करिए। हमास तेरी औकात थी उस दिन 40 बच्चों का कत्लेआम करने की, कोल्ड ब्लडेड किलिंग। मेरी औकात है इजराइल की कि मैंने वो पिन पॉइंटेड बॉम्बार्डमेंट करी है अभी तक, जिसमें अनफॉर्चुनेटली, मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं, अनफॉर्चुनेटली किसी ने आज तक 40 मरने को अनफॉर्चुनेट कहना शायद ठीक नहीं समझा। वो जो रेप हुए उनको ठीक नहीं समझा। उन मरी हुई महिलाओं के साथ जो बर्बरता करी गई उसे सॉरी कहने के लिए, फील करने के लिए इंसानियत नहीं दिखाई गई। और आज हम दुहाई दे रहे हैं 11,000 लोग मारे गए, दुख की बात है। लेकिन इन 11,000 के साथ वो 1400 भी मारे गए हैं। वो 240 जाने जो अटकी हुई हैं तुम्हारे पास होस्टेज के तौर पर, क्या वो नहीं मारी गई हैं? वो जो 385 डिक्लेयर्ड सोल्जर मारे गए हैं, ये आपकी वॉर है, ये आपकी टेररिज्म का रिजल्ट है। देखिए, हम सब लोग बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को इवैल्यूएट करना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। टेररिज्म कर रहा है। इस समय ईरान, पैलेस्टीन क्या कर रहा है? अगर वो टेररिज्म नहीं कर रहा तो इन्हें निकालो, इनकी क्यों सुन रहे हो? ये अल शिफा हॉस्पिटल में सारे के सारे जो एडमिटेड 700 लोग हैं, वो गन क्या कर रहे हैं उनके साथ? वहां से फायर आ क्यों रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं। ह्यूमैनिटेरियन की बात हो रही है, आईसीसी की बात हो रही है। वो जो हो गया उसके लिए किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके लिए एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप 4000 बच्चों को बताएंगे, आप 11,000 लोगों को बताएंगे। मैं एज अ फौजी बोल रहा हूं, गलत कर रहे हैं आप। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपके हाथ नहीं जोड़ने वाला, ये गारंटी ले लो। एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑफ इजराइल। देख सको तो देख लो, नहीं तो सफर करोगे। और उसी के आधार पर बयान नेतन्याहू के बार बार सामने भी आते हैं। लेकिन अब नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ी बात बंधकों को लेकर कही गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा ऐलान, जहां बंधकों को वापस लाने की चल रही है बातचीत। हमने हमास को समझौते के लिए मजबूर किया है, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और ये इस आधार पर कहा गया कि ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद अब हमास भी दबाव में है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि अमेरिकी मीडिया का यह कहना है कि बंधकों को छुड़ाने की इजराइल और हमास के बीच डील चल रही है। डील में आखिर है क्या, समझते हैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, क्योंकि जंग के इस हालात के बीच में। और प्रोफेसर अमिताभ, मैं चाहूंगी आप प्लीज मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि हमास जिस तरीके से विदेशी नागरिकों को रिहा करेगा, ये बात इजराइल कह रहा है कि उसके बदले हम फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेंगे। क्या ये डील एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि अगर ये बातचीत हो रही है तो क्या उसमें हमास उस बात के लिए भी साफ तौर पर राजी हो जाएगा जब इजराइल कहेगा कि वो गाजा में सीज फायर के लिए तैयार होगा, हमलों को रोकेगा, तो आईडीएफ भी जाहिर सी बात है अपने हमले बंद कर देगा। ये बात उस बयान के आधार पर कह रही हूं जहां पर नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कहा है कि इजराइल में गाजा में मानवीय मदद पहुंचने भी तब दी जाएगी, लेकिन प्राथमिकता है बंधकों तक पहुंचना। और हमास क्या ऐसे में इजरायली नागरिकों को छोड़ेगा? देखिए, हमास ने अब तक जो किया है उसका नॉर्थ गाजा पूरा जो उनका बेस था वो खत्म हो गया है। हमास ने पहले भी एक सोल्जर को पकड़ा था, उसके बदले इजराइल ने 1100 फिलिस्तीनी बंधक जो थे या जो कैदी थे जो इजराइल में, उनको वापस किया था। तो ऐसा प्रेसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इनका सारा लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया है नॉर्दर्न गाजा में, उनके पास अब बचने के लिए है नहीं। लेकिन इन टनल्स में कितने हॉस्टेजेस मारे गए हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, और शायद ये हमास को भी पता नहीं है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन लिंक बंद हैं।
अगर वो छोड़ते हैं बंधकों को, क्योंकि छोड़ेंगे 10 को तो पता चलेगी कि अंदर की विभीषिका क्या है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे तो वो काउंटेड मेजर्स में नहीं छोड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि हमास अब मजबूर हो चुका है, हमास ये मजबूर हो चुका है कि अब वो बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत के लिए राजी है, इसीलिए बात हो रही है रिहाई की डील को लेकर। देखिए, हमास उन बंधकों को करेगा क्या, ये भी तो एक सोचने का, तो मार तो सकता नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर्स है, और जिस तरह से इनका दायरा सिमटता जा रहा है हमास के ऑपरेशंस का, उनमें ये तो बहुत क्लियर है कि किसी न किसी समय इनको छोड़ना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं? जाहिर है उनके इजरायलियों को छोड़ेंगे, बंधकों को छोड़ेंगे, और बंधकों को रखना वो क्यों रखना चाहेंगे? हालांकि हमास ने जो किया ये तो एकदम से भर्त्सना और निंदनीय है ही। एग्जैक्टली। साथ साथ इसके आगे क्या होगा, क्योंकि अब तक इस आगे क्या होगा, ऐसे में मिडिल ईस्ट कितने हॉस्टेजेस बचे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी सामने आ चुकी है। एक और बड़ी खबर है, पूरे अरब वर्ल्ड को नेतन्याहू की ये धमकी, हितों की रक्षा चाहते हैं तो सुन लें, अरब देशों को चुप रहने की ये नसीहत दी गई है। वॉर के बीच नेतन्याहू का ये वाकई चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इस बयान में और क्या क्या कहा गया है, नेतन्याहू की खुली धमकी, इजराइल वर्सेस अरब देश हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए ही अब देखिए किस तरीके से नेतन्याहू की ये धमकी सामने आई है। जहां अरब देशों को नेतन्याहू की ये धमकी है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बात करते हुए कहने की, जिसमें कहा है कि अरब देशों को नेतन्याहू ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुप रहें। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अपने हितों की रक्षा करें अरब देश, इस बात पर फोकस करने की बात कही है। गाजा के मुद्दे पर चुप रहने की बात कही है, अरब मुल्क इस पर चुप रहें। इजराइल के दुश्मनों को हम नहीं छोड़ेंगे, ये चेतावनी दे दी गई है, और हमास के अंत तक हमले बंद भी नहीं होंगे, ये दोहरा दिया गया है। हालांकि इजरायलियों की मौत का बदला लेने की बात दोहराई गई है, और यह भी साफ तौर पर कहा है कि बंधकों को छुड़ाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के बयान की टाइमिंग और उससे उठ रहे सवालों पर गौर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अरब देशों को देखते हुए जिस तरीके से बात कही गई है, अपने हितों की रक्षा करनी है तो अरब वर्ल्ड चुप रहे, इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात कही गई है। टाइमिंग को लेकर बात इसलिए, और इसके 5 संभावित परिणाम आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि ओआईसी और अरब लीग मीटिंग के वक्त यह बात कही गई है, जहां अरब वर्ल्ड रिएक्ट जाहिर सी बातें करेगा और अमेरिका भी क्या इससे असहज होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगी शैलेंद्र सर आप प्लीज मुझे इस इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि इन 5 संभावित परिणामों की जहां तक बात कर रही हूं तो जाहिर सी बात है दुश्मनों को यह मौका मिलेगा, और इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है इस परिणाम को देखते हुए, समझते हुए इस बयान को, कि मुस्लिम वर्ल्ड नाराज होगा और इजरायली हित भी जाहिर सी बात है प्रभावित होंगे। देखिए, अरब वर्ल्ड रिएक्ट करेगा। 57 देशों ने मीटिंग कर ली, आपको रिएक्शन दिख गया? एग्जैक्टली। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, आपको दिख गया? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एग्रेसिव लैंग्वेज होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी उतना ही घबराए हुए जितना मैं घबराया हुआ हूं, जितना मैं आपके ऊपर चढ़ा हुआ हूं। दुश्मनों को मौका मिलेगा। कौन है दुश्मन, मैं ये जानना चाहता हूं। टेररिज्म दुश्मन कॉमन है अगर आपके मेरे बीच में तो मुझे मंजूर है, अगर आप हमास को दुश्मन नहीं मानते हैं तो मुझे मंजूर नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी होनी। बट ये बात तो आपने पहले ही कह दी कि कोई बोलने कोई तैयार नहीं है कि ये टेररिज्म है। तो भाई आप डिसाइड कर लीजिए ना, तो फिर आप यहां रिएक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए किसकी साइड लोगे? बट आप इन पर तो दबाव बना रहे हैं, इनको तो असहज कर रहे हैं। लड़ाई इसकी और इसकी है। इट इज ऑल वर्सेस अमेरिका। यस, इट इज ओनली वर्सेस अमेरिका, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, देखिए गलत है सही है आप लोग डिसाइड करिए, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लड़ाई उसके पलड़े में उसकी जमीन पर आ जाए। ये इस समय अमेरिका की क्लियर कट पॉलिसी है। आप यूक्रेन को सपोर्ट करें कि कल आप इजराइल को सपोर्ट करें, लड़ाई मेरे यहां नहीं आनी चाहिए। बट हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड की इस नाराजगी पर तो अवॉइड नहीं कर सकते इसे। तो बिल्कुल भी मैं आपसे, आप मुस्लिम बन जाइए, मुझे बताइए क्या नाराजगी है, मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूं। बोलिए क्या है, क्या नाराजगी है आपको हमसे? एज इजराइल मेरा एग्जिस्टेंस आपकी नाराजगी है, मैं आपकी नाराजगी जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपने हमास के थ्रू ये नाराजगी जाहिर करी है, इसलिए इस हमास को जड़ से खत्म करूंगा। सोच खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सोच से लड़ता रहूंगा। लेकिन इजरायली हित ही तो टारगेट करने थे, वही तो मकसद था, वही तो जाहिर सी बात है ऐसे में प्रभावित होंगे। इजराइल के हित कौन सा ऐसा है जो टारगेट कर दिया आपने सिवाय किलिंग के? इसके अलावा तो आपने कुछ नहीं उखाड़ा। तेल बंद नहीं किया, डिप्लोमेट्स आपने बंद नहीं किए, वो 1 2 3 ने सेरेमोनियली कर दिए। आप तो 57 कंट्री हो भाई। एग्जैक्टली। बंद तो करके दिखाओ, तेल बेचना बंद करके तो दिखाओ, आप करिए ना। मैं ये कह रहा हूं, आप कौन सा ऐसा हित है सिवाय इसके कि आपने उन्हें फिर से जगा दिया, इस सोते हुए
शेर को आपने जगा दिया कि ले तेरे हमने 1200 लोग मार दिए, अब आप देखिए जब आप कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं भाई त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या करूं? बिल्कुल सर।